अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक नया बाब नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। आपके लिए बिल्कुल एक नया तजर्बा होगा। आज के लेक्चर में हम बिलखसूस ये पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि मैंने भी आपको इंट्रो में बताया कि आज हम एक नया चैप्टर बाब नंबर 14 जिसका नाम है एटमॉस्फेयर, उसको शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है और आखिर हमें एटमॉस्फेयर की पढ़ाई करने में क्यों इतनी दिलचस्पी लेनी पड़ रही है। बच्चों, याद रखो, आपने केमिस्ट्री की एक ब्रांच पढ़ी हुई है जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हमारे इस चैप्टर का ताल्लुक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की कि जिसके अंदर हमारा ताल्लुक होता है एटमॉस्फेयर की पढ़ाई के साथ, एटमॉस्फेयर में आने वाली तब्दीलियों के साथ, और उन तब्दीलियों का हल क्या निकालना है वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा तमाम बच्चे कि इस चैप्टर में भी हमारा ताल्लुक उन्हीं 3-4 चीज़ों के साथ होगा। हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर क्या है, क्या कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, एटमॉस्फेयर में इंसान की वजह से क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, और उन तब्दीलियों का आखिर हल क्या है। हम उस हल की तरफ भी जाएंगे। तो ये है हमारे इस पूरे चैप्टर का माखज़ जो मैंने आज आपके सामने बयान कर दिया है। तो चलते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। बच्चों, ये जो हमारी ज़मीन है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन जो हमारा पूरा सैयारा ज़मीन है, इसको हमने 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। गौर से सुनना है तमाम स्टूडेंट्स ने। बच्चों, इस ज़मीन को हमने 4 हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ है। एक है इसका ठोस अशिया पर मुश्तमिल हिस्सा। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर पहाड़, ठीक है, और जमीन की सतह, ये सारा हिस्सा ठोस अशिया पर मुश्तमिल है। एक तो जमीन का ये हिस्सा है, यानी हम ठोस वाली चीजों को हमने अलग करके एक कैटेगरी बना दी है। इसी तरह एक है माया अशिया पर मुश्तमिल हिस्सा, जिसका ताल्लुक माया यानी लिक्विड के साथ होगा। तो इसमें सिर्फ लिक्विड, मिसाल के तौर पर पानी। और तमाम बच्चों को पता है कि ज़मीन की जो सरफेस है, ज़मीन की जो सतह है, उसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 71% ज़मीन का रकबा पानी ने घेरा हुआ है। तो वो पानी वाला हिस्सा हमने अलहदा कर दिया। तो ठोस अशिया पर मुश्तमिल हिस्सा अलहदा, माया अशिया जिसमें चूंकि ज़्यादातर पानी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि पानी वाले हिस्से को हमने क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। इसी तरह हवा वाले हिस्से को हम अलहदा कर देंगे। ठीक है जी, तो हवा वाला हिस्सा हमने अलहदा कर दिया जिसके अंदर गैसेस आती हैं और वो गैसेस मिलके हवा यानी एयर बनाती हैं, तो उस हिस्से को हमने अलहदा कर दिया। जबकि जो चौथा हिस्सा है बेटा, वो चौथा हिस्सा क्या है? जानदारों पर मुश्तमिल हिस्सा। तो जानदारों पर मुश्तमिल हिस्सा, गोया साबित हुआ
कि ये पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, ये गैर जानदार चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस करता है, और एक हिस्सा हमने अलहदा कर दिया है जिसमें सिर्फ जानदार चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर पौधे और जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी की सारी अशिया इसके अंदर आती हैं। तो बेटा पूरी दुनिया को, हमारे सियारा जो हमारी दुनिया है, हमारी जो ज़मीन है, उस ज़मीन को हमने इन 4 हिस्सों के ऊपर तकसीम कर दिया। असल में पहले हमने 2 हिस्सों में किया, गैर जानदार चीज़ों में और जानदार चीज़ों में। गैर जानदार चीज़ों के 3 हिस्से बनाए, ठोस अशिया अलहदा कर दी, माया अशिया, पानी वाला हिस्सा अलहदा, हवा वाला हिस्सा अलहदा। अब ये जो ठोस अशिया पर मुश्तमिल हिस्सा है, जिसमें पहाड़, ज़मीन की सतह और ये सारी चीज़ें आती हैं, इसको हम कहते हैं कि ये है लिथोस्फीयर। इसको लिथोस्फीयर का नाम दिया जाता है। अब तो जितना भी आप ठोस वाली अशिया देखते हैं दुनिया में, वो सारी लिथोस्फीयर के अंदर आती हैं। बच्चों, जिसके अंदर भी आप माया वाला जो पूरा हिस्सा है, लिक्विड वाला, उसको कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो इसमें चूंकि ज़्यादातर हिस्सा पानी के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, तो इसलिए इसको हाइड्रोस्फीयर का नाम दिया जाता है। बच्चों, ये जो हवा वाला हिस्सा है, इस हवा वाले हिस्से को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से सारे बच्चों को समझ लगी होगी कि एटमॉस्फेयर असल में है क्या। एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन का वो हिस्सा है जिसमें सारा हवा वाला हिस्सा या हवा वाला पोर्शन, हवा वाला रीजन, जैसे आपके बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हवा वाला रीजन सारा एटमॉस्फेयर है। और जानदारों पर मुश्तमिल जो हिस्सा है बच्चों, उसको नाम दिया जाता है कि वो बायोस्फीयर है। तो इस तरह हमने हमारी पूरी ज़मीन को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लिथोस्फीयर ठोस अशिया पर मुश्तमिल हिस्सा, हाइड्रोस्फीयर पानी के ऊपर मुश्तमिल हिस्सा, एटमॉस्फेयर हवा और गैसेस से बनने वाला हिस्सा, और जानदारों पर मुश्तमिल हिस्से का नाम है बायोस्फीयर। तो यहां से बच्चों आपको समझ लगेगी कि एटमॉस्फेयर में हमने सिर्फ हवा वाले हिस्से को पढ़ना है। अब ये हवा वाला हिस्सा हमें कहाँ पे नजर आता है बच्चों? ये हमें नजर आता है जमीन की सतह से ऊपर की तरफ। तो जमीन की सतह से आप ऊपर जाते हैं तो सारा ये हिस्सा जो है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब ये सारा का सारा जो हिस्सा जिसको हम एटमॉस्फेयर का नाम दे रहे हैं, ज्यादातर जो शुरू का एक डिस्टेंस है उसके अंदर इसका हिस्सा ज्यादातर वहां पाया जाता है, क्योंकि उससे ऊपर जैसे जैसे हम और ऊपर जाते जाते हैं ना, तो वहां पे हवा की मिकदार कम होती रहती है। तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो हवा के ऊपर जो है वो मुश्तमिल करता है। तो जहां जहां पे हवा कम होगी, हम ये कह सकते हैं कि वहां वहां पे एटमॉस्फेयर का मैस, उसकी मिकदार कम होती रहेगी। तो शुरू का जो पोर्शन है उसके अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, अब आपको समझ लग गई है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, अभी हम इसकी मज़ीद तफसील पढ़ते हैं। मैं इसकी तारीफ भी कराऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि हम एटमॉस्फेयर को पढ़ क्यों रहे हैं। बच्चों, हम एटमॉस्फेयर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगियों का भी कहीं ना कहीं ताल्लुक इस चीज़ के साथ निकल आता है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जानदारों पर मुश्तमिल हिस्सा बायोस्फीयर है, यानी इंसानों का शुमार भी बायोस्फीयर के अंदर हुआ। तो बायोस्फीयर का ताल्लुक एटमॉस्फेयर के साथ भी है, बायोस्फीयर का ताल्लुक हाइड्रोस्फीयर के साथ भी है, बायोस्फीयर का ताल्लुक लिथोस्फीयर के साथ भी है। क्या हम हवा के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या हम ठोस चीज़ों को इस्तेमाल में लाए अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं उसके बगैर? नहीं गुजार सकते। तो इसका मतलब है ये चारों हिस्से जो हैं वो क्या हैं? आपस में ताल्लुक रखे हुए हैं, इनका एक बाहमी ताल्लुक निकलता है। हमने उस ताल्लुक को बहुत तफसील के साथ जो है वो पढ़ना है। तो बच्चों याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन के हवा वाले हिस्से का नाम है। अब हम एटमॉस्फेयर के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बेटा याद रखिएगा कि एटमॉस्फेयर बाकी चीज़ों के साथ ताल्लुक बनाता है।
मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं, मैं वहां से समझाने की आपको कोशिश करता हूं। बच्चों फर्ज कर लो कि ये है हमारे पास जमीन की सतह। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जमीन की सतह। अच्छा, अब आप फर्ज कीजिए कि ये आ रही है सूरज की रोशनी, ठीक है, सूरज की रोशनी। बच्चों याद रखिएगा कि हमारी जमीन में जितनी भी ताकत, जितनी भी एनर्जी आ रही है वो असल में सूरज से आ रही है। तो ये आ रही है सूरज की रोशनी। तो बच्चों मैं यहां पे आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं कहता हूं कि ये सूरज की रोशनी आ रही है। अच्छा, अब ये जो सूरज की रोशनी आ रही है, इससे फायदा क्या होगा? ये एनर्जी लेकर आ रही है, और सूरज की रोशनी के अंदर आपने पढ़ा है कि छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, यानी इसकी जो एनर्जी होती है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, और वो छोटी वेवलेंथ के कुछ पैकेट्स बने होते हैं जिनको नहम क्लास में आपने फोटॉन्स का नाम दिया था। तो इसकी छोटी वेवलेंथ की एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं। अच्छा, जब ये जमीन की तरफ आती है ना, तो बेटा याद रखना, बहुत सारी सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है। बहुत सारी सूरज की रोशनी क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है? तो मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये मैं दिखाता हूं आपको कि ये सूरज की जो रोशनी है वो क्या हो रही है बच्चों? वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये रिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा, अभी हम जायजा लेते हैं कि ये रिफ्लेक्शन होती किसकी वजह से है। बच्चों ये रिफ्लेक्शन कितने परसेंट लाइट की होती है, पहले इसको देखिएगा। तकरीबन 32% लाइट, जितनी भी सूरज की रोशनी आ रही है ना, उसमें से 32% जो लाइट है ना, वो 32% लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये रिफ्लेक्ट होती किसकी वजह से है? इस 32% के अंदर से ना, इस 32% के अंदर से मैं यहां पे लिखता हूं, इस 32% के अंदर से तकरीबन 26% लाइट, इस 32% के अंदर से 26% लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करता है? बादल या गर्दो गुबार के पार्टिकल्स या जर्रात। जो छोटे छोटे गर्दो गुबार के जर्रात हवा में मौजूद हैं, मुअल्लक हैं, वो इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो तकरीबन 26% लाइट यहां से, यानी बादलों से, जो गैसेस के जर्रात हैं हवा में, उनकी वजह से, और गर्दो गुबार के जो जर्रात हैं उनकी वजह से 26% लाइट वापस हो जाती है। अच्छा, आप कहेंगे सर 32% में से 26% तो ये हो गई, बाकी 6%। तो बेटा बाकी 6% जो है ना, वो जमीन उसको रिफ्लेक्ट करती है, यानी जमीन से भी रिफ्लेक्शन चलती है, और ये रिफ्लेक्शन जो है वो कितने परसेंट है बेटा? वो है 6%। अब आप समझेंगे, मैं आपको पूरी तफसील समझाता हूं। सूरज की रोशनी आ रही है, उसमें से 32% वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। वो 32% में से 26% हवा में से रिफ्लेक्ट हुई, जर्रात की वजह से, बादलों की वजह से। 6% जमीन की सतह ने उसको वापस भेज दिया। इस तरह 32% जो सूरज की रोशनी होती है या सूरज से आने वाली एनर्जी होती है, वो वापस हो जाती है। वापस किधर होती है? जाहिर है वो आपके एटमॉस्फेयर में ही चली जाती है असल में। अच्छा, इसमें से तकरीबन 18% जज्ब हो जाती है। 18% जो सूरज की रोशनी होती है बच्चों, वो जज्ब हो जाती है। अब इसको जज्ब कौन करता है? आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस। तो हम यहां पे लिखेंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो अब एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन सी हैं, इसको इंशाल्लाह इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज्ब कर लेती हैं। तो इस तरह आप देखें बेटा,
50% यानी 32% की रिफ्लेक्शन हुई, 18% जज्ब हो गई, यानी 50% सूरज की रोशनी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जमीन पे पड़ने तक उसका इस्तेमाल हो गया होता है। अब बाकी बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर बाकी वाली जो 50% है वो कहाँ जा रही है? तो बाकी जो 50% है ना, वो हमारी जमीन जज्ब कर लेती है। बाकी 50% हमारी जमीन उसको क्या कर लेती है? जज्ब कर लेती है। तो ये 50% जो सूरज की रोशनी है ना, वो जमीन उसको जज्ब कर। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सर ये जमीन की सतह इतनी ज्यादा एनर्जी को जज्ब करके क्या करती है? जाहिर है ये सूरज की जो रोशनी आई है, ये आई है लाइट एनर्जी, लेकिन जब ये जमीन में जज्ब होगी तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब है लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में, और जमीन क्या करेगी? जमीन बदले में भी हीट एनर्जी को बाहर निकालेगी। और याद रखो बेटा, जो हीट एनर्जी होती है उसकी वेवलेंथ सूरज की जो सनलाइट होती है उससे ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि जमीन हरारत को बाहर निकालेगी। वो एनर्जी जो उसने सूरज की रोशनी से ली, उसको उसने जज्ब किया, जज्ब करने के बाद अब वो उसको वापस निकालेगी। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये एनर्जी जाएगी कहाँ? तो इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। जाहिर है ये आपके एटमॉस्फेयर में जा रही है ना, तो इसको भी कुछ गैसेस क्या करती हैं? जज्ब करती हैं। साबित हुआ कि एटमॉस्फेरिक गैसेस और एटमॉस्फेरिक गैसेस जो इसको जज्ब कर रही है ना बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो है ओजोन। तो ओजोन जो ऑक्सीजन की एक किस्म है, इसका मतलब यह हुआ सूरज से आने वाली टोटल एनर्जी का 50% हिस्सा पहले भी एटमॉस्फेयर में आ गया, 50% हिस्सा जमीन की सतह में गया, और जमीन ने फिर से उस एनर्जी को बाहर खारिज कर दिया। इसका मतलब है सारी एनर्जी जो कि कहां से आ रही है? सूरज से आ रही है, वो आखिरकार जानी कहां है? आपके एटमॉस्फेयर में ही जानी है। तो आप खुद सोचें कि हमारा एटमॉस्फेयर किस कदर अहमियत का हामिल है। सिर्फ मैंने एक सूरज की रोशनी से आपको समझा दिया कि किस कदर कीमियाई और तबई तब्दीलियां हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही हैं। तो बच्चों ये हमने इस तरह इसको पढ़ के देख लिया कि एटमॉस्फेयर की पढ़ाई करना हमारे लिए खासा अहम काम है। इसको हमने लाजमन जो है वो पढ़ाई उसकी करनी है। अब देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर असल में है क्या कुछ। सबसे पहले तो हम एटमॉस्फेयर की तारीफ निकालते हैं, देखते हैं कि तारीफ क्या है। तो बच्चों एटमॉस्फेयर ये क्या है जी? हमारी जमीन, मैं जमीन की सतह की बात कर रहा हूं, जमीन के गिर्द गैसेस का एक गुलाफ है। हमारे इर्द गिर्द बेटा जहां पे हम रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द गैसेस का ना अल्लाह ताला ने एक गुलाफ बनाया हुआ है। ये गैसेस का जो एक गुलाफ है ना, इस गुलाफ को नाम दिया जाता है एटमॉस्फेयर। चूंकि हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं कि हवा वाले हिस्से का नाम है एटमॉस्फेयर, और इसके साथ ही बाकी सारी चीजों का भी ताल्लुक निकल रहा है, जैसे हमने सूरज की रोशनी के साथ उसको पढ़ के देख लिया है। तो जमीन के गिर्द गैसेस का एक गुलाफ एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब इस एटमॉस्फेयर को हमने कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इंशाल्लाह अगले ही लेक्चर में हम उसको बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन क्या है। तो बेटा मैं आपको समझाने लगा हूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कुछ पाया जाता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन क्या है, यानी बनावट क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बना है। एक बात ज़हन में रखेंगे सारे बच्चे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो बड़े हिस्से हमें नज़र आते हैं वो सिर्फ 3 चीज़ों के नज़र आते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन। अल्लाह ताला ने हमारी हवा में सबसे ज़्यादा जो उनसी गैस बनाई है उसका नाम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन तकरीबन 78% हमें मिलती है।
यानी ये जो एयर, ये जो हवा जो हम सांस के तौर पे अंदर लेके जा रहे हैं जिस्म में, इसके अंदर 78% नाइट्रोजन होती है। यहां पर दो बातें काबिल जिक्र हैं, काबिल गौर हैं। पहली बात कि इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन क्यों बनाई गई है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नाइट्रोजन नुकसानदेह गैस है, तो फिर ये जो हम सांस लेते हैं और नाइट्रोजन अंदर लेकर जाते हैं तो ये हमें नुकसान क्यों नहीं देती। तो बच्चों याद रखिएगा, मैं आपके सामने एक ही जवाब दूंगा जिससे इन दोनों सवालों की आपको जो है वो समझ लग जाएगी। बेटा याद रखिएगा, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में हमारी हवा में पाई जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। याद रखिएगा, अगर कोई चीज आपको फ्री स्टेट में मिल रही है, जैसे ये फ्री स्टेट है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अगर कोई चीज आपको इस तरह फ्री स्टेट में मिलती है तो आपने समझ जाना है कि वो चीज अनरिएक्टिव थी, यानी उसने रिएक्शन नहीं किया किसी के साथ। बात को समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर ये किसी और के साथ रिएक्शन करता तो ये इस फ्री स्टेट में हमें ना मिलता। मैं मिसाल देता हूं आपको, सोडियम कभी भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता क्योंकि सोडियम फौरन से रिएक्ट करता है। ये तो हवा के साथ रिएक्शन कर जाता है सोडियम, हत्ता कि पानी के साथ बड़ा खतरनाक रिएक्शन करता है। यानी नाइट्रोजन इसलिए हमें फ्री स्टेट में मिल रही है क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है। और याद रखिएगा, नाइट्रोजन के बारे में मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। बच्चों याद रख लो, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस कौन सी होती है? जो आम हालात में रिएक्शन नहीं करती। नाइट्रोजन को भी अल्लाह ताला ने इनर्ट गैस बनाया है, ये आम हालात में रिएक्शन नहीं करती है। देखिए और सोचिए, अब बाब नंबर 9 में हम पढ़कर आए हैं ना, हैबर्स प्रोसेस याद करें, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन हमने करवाया था। तो उसमें टेम्परेचर कितना था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाने के लिए? 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। यानी नाइट्रोजन के रिएक्शन करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। और वो इसीलिए देना पड़ता है बेटा क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब होता है जो आम हालात में किसी के साथ रिएक्शन ना करे। अब रही बात कि सर हम सांस जब लेते हैं तो नाइट्रोजन अंदर जाती है, तो इसका मतलब यही हुआ ना बेटा, अगर वो हमारे जिस्म में जा रही है और हमें नुकसान नहीं दे रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हमारे जिस्म में किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करती। रिएक्शन करेगी तो हमें नुकसान देगी। तो नाइट्रोजन 78% होने के पीछे सबसे बड़ी वजह मैंने बता दी है कि वो एक नॉन रिएक्टिव गैस है, वो जल्दी करके किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इतनी कसीर तादाद में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात बाय वॉल्यूम हो रही है, सबसे ज़्यादा हमारे जो एयर के अंदर गैस मौजूद है वो नाइट्रोजन है, 78% बाय वॉल्यूम। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन O2 तकरीबन 21% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये पाई जाती है। 20.9 यानी 21% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैस पाई जाती है। अब आप खुद देख लो, नाइट्रोजन भी फ्री फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी फ्री फॉर्म में है, लेकिन ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे। और उसकी वजह ऑक्सीजन नहीं है, उसकी वजह नाइट्रोजन है। चूंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। तीसरे नंबर पर आर्गॉन। आर्गॉन जो कि एक नोबल गैस है जिसका सिंबल AR है, और इसकी जो हमारे एयर के अंदर, हमारी हवा के अंदर इसका जो तनासुब बनता है वो 0.93% है। तो अब आप खुद अंदाजा कर लें, 78 और 21% मतलब ये बन जाता है 99% बन जाता है, 99% बन जाता है। और ये तकरीबन 1% के करीब करीब बन रहा है। यानी 3 बड़े पोर्शन मैंने आपको बता दिए हैं जो हमारी एयर के अंदर हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे आर्गॉन। अब बच्चे सोचेंगे कि सर इसके अलावा भी कोई होता है। जी हाँ, इसके अलावा भी कुछ गैसेस अल्लाह ताला ने हमारे
एटमॉस्फेयर के अंदर बनाई हैं। अब ये 3 तो हो गई, अब हम बाकी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं कि बाकी चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO2, बहुत थोड़ी सी मीथेन, बहुत थोड़ी सी, जिसका फॉर्मूला है CH4, और इसके बारे में ये मशहूर है कि इसके ट्रेसेस होते हैं। ट्रेसेस का मतलब है इंतहाई कम, किसी किसी जगह पे थोड़ी थोड़ी सी मीथेन पाई जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पानी के बुखारात, यानी H2O, और इसके अलावा दीगर नोबल गैसेस। तो दीगर नोबल गैसेस बेटा जिसके अंदर किस किस का शुमार होता है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। चूंकि रेडॉन जो है वो कुदरती तौर पे नहीं बनाई गई, तो उसको चूंकि रेडियो एक्टिव डिके जिसको आप कहते हैं शुआओं से बनाना, तो उसको वो कुदरती तौर पे नहीं पाई जाती है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन हम यहाँ जिक्र कर चुके हैं, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी हवा के अंदर टोटल सारी चीज़ें बेटा ये होती हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गॉन और बाकी चीज़ें ये हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, और ये है एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन। तो बच्चों यहाँ से आपको समझ लग चुका होगा कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में किस तरह की तब्दीलियाँ जो हैं वो हो रही हैं, किस तरह के आम मामला चल रहे हैं। तब्दीलियों का भी हमने जिक्र नहीं किया। तब्दीलियाँ तो इंसान की हरकत की वजह से, पोल्यूशन जो पैदा हुई है उसकी वजह से तब्दीलियाँ आना शुरू हुई हैं। लेकिन आम कुदरती जो मामला चल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हमारी ज़मीन में सारी एनर्जी सूरज से आती है और उसका फिर इस तरीके से बंटवारा होता है, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी रहती हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही है। और फिर इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जानवर भी, पौधे भी, ताकि वो अपने मुख्तलिफ काम कर सकें। यही एनर्जी इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, यही एनर्जी हमारे अंदर भी जाती है और हमारे अंदर भी जाके फिर ये केमिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर के साथ इनका ताल्लुक है। जी, तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत तफसील के साथ पढ़ा कि एटमॉस्फेयर हमारी ही दुनिया का हवा वाला हिस्सा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को टॉपिक की समझ लग चुकी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।